हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम 11th स्टैंडर्ड का जो केमिस्ट्री है उसका चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 5 1.4.3 लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस इस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहला इस लाइन को समझते हैं कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले लॉ का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, फिर उसके बाद मल्टीपल का मतलब होता है मैनी और प्रोपोर्शन का मतलब होता है शेयर। तो यहाँ पर हो जाता है लॉ ऑफ यानी कि रूल ऑफ मैनी शेयर। अब ये लॉ ऑफ मैनी शेयर क्यों बोला है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको इस लाइन का मतलब ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। चलते हैं पहले लाइन के तरफ। यहाँ पर बोला गया है कि इन ईयर 1803 में जॉन डेल्टन नाम के साइंटिस्ट ने ये लॉ पुट फोर्थ किए थे। अब इनके लॉ के मुताबिक क्या कहना चाहते हैं ये, तो याद रखिए, इनके लॉ के मुताबिक ये कहना चाहते हैं कि कोई भी दो एटम या दो से ज़्यादा एटम्स जब कंबाइन होते हैं, सिमिलर एटम्स जब कंबाइन होते हैं, ठीक है, तो इनका जो वेट का जो रेशियो होता है वो सिंपल या स्मॉल रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर होता है। अब ऐसा डायरेक्ट बोलूँगा तो आपको नहीं समझेगा। लेट अस फर्स्ट कंसीडर विद द एग्जांपल। तो अभी एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है राइट हैंड साइड पर कि यहाँ पर पहली लाइन में एग्जांपल दिया हुआ है कि हाइड्रोजन का एक एटम और ऑक्सीजन का एटम, ठीक है, ये दोनों मिलकर कंबाइन जब होते हैं तो दो टाइप के कंपाउंड्स बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टिंग। मिसाल के तौर पे अगर दो हाइड्रोजन एटम्स एक ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे तो याद रखिए वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। उसी तरीके से अब अगर दो हाइड्रोजन एटम्स दो ऑक्सीजन एटम्स के साथ मिलते हैं तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कंपाउंड बनेगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कंपाउंड बनेगा। अब यहाँ पर याद रखिए कि ये ग्राम्स में इन लोगों का वेट लिखा हुआ है। तो पहला समझते हैं कि कौन से एटम का कितना ग्राम वज़न है। याद रखिए, हाइड्रोजन का यानी एक हाइड्रोजन एटम का 1 ग्राम वज़न होता है। तो वाटर में इसके 2 हाइड्रोजन एटम्स है, इसीलिए इसका 2 ग्राम हो गया, ठीक है। और एक ऑक्सीजन एटम का 16 ग्राम वज़न है, तो इसीलिए वाटर मॉलिक्यूल में उसको 16 ग्राम बताया गया। अब आते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के एग्जाम्पल पे। यहाँ पर भी देखिए, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है H2O2। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो 1 हाइड्रोजन एटम का जो वज़न है वो है 1 ग्राम, इसीलिए 2 हाइड्रोजन एटम से तो 2 ग्राम इसका वज़न हो जाएगा। और ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन एटम का वज़न होता है कितना, 16 ग्राम यानी 16 ग्राम्स। लेकिन यहाँ पर तो 2 ऑक्सीजन इन्वॉल्व है क्योंकि ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, तो इसीलिए इसका वज़न हो जाता है 32। उस लिहाज से अगर हम लोग देखेंगे तो वाटर का वज़न हो जाता है इन ग्राम्स 18 ग्राम्स और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का ग्राम है 34 ग्राम्स। मगर हमको ये वेट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब समझते हैं कि ये जॉन डेल्टन इस लॉ के ज़रिए से क्या कहना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि जब कभी भी 2 एटम्स या 2 से ज़्यादा एटम्स अगर कंबाइन होकर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स बनाते हैं तो उसमें से किसी एक एटम का जो वेट है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर वाटर और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के एग्जाम्पल में हाइड्रोजन का वेट कांस्टेंट है, डेट इज़ 2 ग्राम्स। और एक जो कांस्टेंट नहीं है इस एग्जाम्पल में, उसका नाम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का 16 ग्राम्स है वाटर के एग्जाम्पल में और 32 ग्राम्स है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के एग्जाम्पल में।
तो यहाँ पर जॉन डेल्टन कहते हैं कि जब कभी भी दो या दो से ज़्यादा एटम्स कभी भी कंबाइन होकर टू डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, जिसमें से किसी एक का एटम का जो है यानी कि वेट अगर कांस्टेंट रहा, तो जो दूसरा वाला उसके साथ कंबाइन होता है वो कभी भी स्मॉल रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स बताता है। उसका जो रेशियो होता है वो रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स बताता है। ठीक है, यानी कि क्या करेंगे हम लोग 16:32 अगर रेशियो निकालते हैं तो हमको आंसर क्या मिलता है, तो यहाँ पर बताया गया है इसका 16:32 का जो आंसर मिलेगा वो रहेगा 1:2। ठीक है, 1:2 यानी कि 16 1 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा 32, तो इसीलिए 1:2 इसका आंसर आया। अब इस लाइन को समझते हैं या इनके लॉ को समझते हैं। तो देखिए लॉ इस पेज पर दिया हुआ है, पेज नंबर 5 पर। ठीक है, कि यहाँ पर बोला गया है, जो डार्क बोल्ड है उसको मैं पढ़ रहा हूँ, डार्क बोल्ड में जो लिखा है उसको पढ़ रहा हूँ। व्हेन टू एलिमेंट्स A and B form more than one compounds, the mass of element B that combine with a given mass of A are always in the ratio of small whole number। यानी कि अगर दो एलिमेंट्स हैं A and B और ये कंबाइन होकर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड बनाते हैं, तो उन लोगों का जो मास होता है उसका अगर हम लोग, जिसमें से एक कांस्टेंट होना चाहिए, हालांकि इसमें ये कांस्टेंट वर्ड यूज़ नहीं है मगर ये अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि उसमें से किसी एक का जो वज़न है वो कांस्टेंट होना चाहिए, तो ही हम लोग ये रूल अप्लाई करेंगे। और जो दूसरा होता है उसका जब हम रेशियो निकालेंगे, वेट का जो ग्राम में दिया हुआ है उसका रेशियो निकालेंगे, तो दैट रेशियो विल बी ऑफ स्मॉल होल नंबर। अभी देखिए यहाँ पर ये स्मॉल होल नंबर वर्ड क्यों यूज़ किया है, तो स्मॉल होल नंबर क्या होता है, जो ज़ीरो से शुरू होता है, 0 1 2 3। अगर आप इसको काउंट करेंगे तो आपको दो चीज़ समझ में आ रही है कि होल नंबर इज़ नॉट इन माइनस, होल नंबर कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, और दूसरा होल नंबर इज़ नेवर इन डेसिमल, आपको डेसिमल में कभी आंसर नहीं आएगा, इसीलिए इसको होल नंबर बोला गया है। और स्मॉल होल नंबर क्यों बोला गया है, क्योंकि नेचुरली जब इन लोगों के ग्राम्स को, जैसा भी हम लोगों ने एग्जांपल वाटर और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का एग्जांपल जब हम लोगों ने देखे, तो याद रखिए 16:32 का जो रेशियो आया वो क्या आया, 1:2। तो 1:2 क्या है, ये स्मॉल है और होल नंबर में आते हैं, इसीलिए उसको स्मॉल होल नंबर बोला गया है। रेशियो इसलिए बोला गया है क्योंकि दो कंपाउंड को कंसीडर किया गया है, दो कंपाउंड के वेट को कंसीडर किया गया है, तो इसीलिए उसको ईस-टू में लिखते हैं, डेट इज़ डबल डॉट जो बीच में डालते हैं ईस-टू, तो इसीलिए उसको रेशियो बोला गया है। इसीलिए ये वर्ड लास्ट में यूज़ हुआ है, रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। तो हमको ये समझना है कि रेशियो जो होता है वो स्मॉल मतलब 1 या 2 या 3 या 4, ठीक है, स्मॉल होल नंबर रहेगा। और होल नंबर इसलिए रहेगा क्योंकि वो ना तो नेगेटिव में रहेगा ना तो फ्रैक्शन में रहेगा, और जब फ्रैक्शन नहीं है तो डेफिनेटली डेसिमल में भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो आई होप कि तुम लोग ये समझे होंगे। एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं जो आपके बुक में दिया हुआ है, डेट इज़ रिलेटेड टू द कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। जब कभी भी नाइट्रोजन का एटम ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो वेरियस कंपाउंड्स बना सकता है, मगर उसमें से फ़िलहाल दो को कंसिडर किया गया है, जिसके अंदर नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। अब याद रखिए नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर एक नाइट्रोजन इन्वॉल्व होता है एक ऑक्सीजन एटम के साथ और बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड, डेट इज़ NO। दूसरे इसमें एक नाइट्रोजन एटम कंबाइन होता है दो ऑक्सीजन एटम के साथ, तो बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डेट इज़ NO2। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं कि एक एटम ऑफ नाइट्रोजन
एक एटम नाइट्रोजन का कितना वज़न करता है 14 ग्राम्स। तो देखिए दोनों जगह 14 ग्राम्स लिखा है, क्यों? क्योंकि दोनों एग्जाम्पल में एक ही नाइट्रोजन एटम जो है इन्वॉल्व हुआ है। और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एटम का वज़न कितना होता है 16 ग्राम्स। तो एक में NO है इसीलिए यहाँ पर 16 ग्राम्स है, मगर दूसरे एग्जाम्पल में 2 ऑक्सीजन एटम्स इन्वॉल्व है इसलिए उसको 32 ग्राम बोला है। ओवरऑल वेट नाइट्रोजन ऑक्साइड का कितना होता है, डेट इज़ नाइट्रिक ऑक्साइड का कितना होता है 30 ग्राम्स, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कितना होता है 46 ग्राम्स। हमको इस वज़न से कोई लेना देना नहीं है, हमको ये 2 वज़न से लेना देना है। इसमें सबसे पहला हमको चेक करना है कि दोनों एटम्स में से किसी एक एटम का वज़न सेम होना चाहिए। दो एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, जिसमें से 2 एग्जाम्पल में से किसी एक एटम का वज़न सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि नाइट्रोजन का वज़न सेम है 14 ग्राम्स। अब हमको देखना है जो दूसरा एटम है डेट इज़ ऑक्सीजन, उसका जो भी वज़न है उसका रेशियो निकालिए। तो उसका रेशियो निकालते हैं तो आपकी बुक में दिया हुआ है डेट इज़ 16/32 यानी 16:32। और इसका रेशियो अगर हम निकालते हैं तो वो या तो हम लोग 16:32 दे सकते हैं, या तो स्मॉल होल नंबर में लेकर जा रहे हैं तो उसको 1:2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से ये बातें साबित हो रही है। अब इन लोगों ने हम लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं कि भाई सिमिलरली एग्जाम्पल सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके बारे में बोला गया है कि इन लोगों का जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:2। और दूसरे इसमें बोला है सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, इसके लिए बोला है 2:3 रेशियो होता है। तो इसको भी फाउंड कर सकते हैं क्या? तो आइए इसको पहला हम लोग फाइंड करने की यानी कि कोशिश करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको ये समझना होगा कि एक कार्बन एटम का वज़न कितना होता है, उसका वज़न होता है 12, और एक सल्फ़र एटम का कितना वज़न होता है 32 ग्राम्स, ठीक है। और एक ऑक्सीजन एटम का वज़न कितना होता है, वो होता है 16 ग्राम्स। हम क्यों ये तीनों को लिए हैं, क्योंकि ये 3 का एग्जाम्पल्स हम लोगों को दिया है। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि एक कार्बन एटम का जो वेट होता है वो 12 ग्राम्स होता है, और एक सल्फ़र एटम का जो वेट होता है वो 32 ग्राम्स होता है, और एक ऑक्सीजन एटम का जो वज़न होता है वो होता है 16 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर हमको पहला एग्जाम्पल देखना है डेट इज़ अ कार्बन मोनोऑक्साइड, और दूसरा जो एग्जाम्पल देखना है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब इसके अंदर हमको देखना है कि भाई कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों का वज़न क्या आता है, ठीक है, या दोनों के वज़न का रेशियो क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि एक कार्बन एटम इन्वॉल्व हो रहा है और एक ऑक्सीजन। तो एक कार्बन का कितना वेट है 12 ग्राम, तो लिख दीजिए 12G, ठीक है। और एक ऑक्सीजन का वज़न कितना होता है 16 ग्राम, तो लिख दीजिए 16 ग्राम। इसके बाद दूसरा मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे, एक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन एटम्स इन्वॉल्व है, एक कार्बन का वज़न कितना होता है 12 ग्राम्स, तो लिख दीजिए 12 ग्राम्स, ठीक है। और ऑक्सीजन का कितना है 2 एटम्स इन्वॉल्व है, तो एक ऑक्सीजन का जो वज़न है वो है 16 ग्राम, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा नेचुरली 32 ग्राम्स, यानी 16 × 2 करना पड़ेगा। अब ये लॉ यानी कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कब अप्लाई होगा, जब 2 मॉलिक्यूल्स को कंसीडर किया जाए और उसमें से 2 एटम्स ऐसे हो जिनका वज़न सेम हो। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि कार्बन का वज़न हमको सेम दिख रहा है, तो अब हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं फॉर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का रेशियो क्या हो जाएगा 16:32, ये हम लोगों का ऑक्सीजन का रेशियो हो जाएगा इन 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो हमको क्या मिलेगा 16
हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 16 1 16 और 16 2 तो 16 1 16 और 16 2 32। तो इसका रेशियो आता है 1:2 और यही दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में। आपके टेक्स्ट बुक में बोला गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम लोग एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं तो हम लोगों को 1:2 रेशियो मिलता है। अब दूसरा एग्जाम्पल जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड सल्फ़र ट्राइऑक्साइड के लिए देखते हैं। तो चलो लिखते हैं पहला कि सल्फ़र डाइऑक्साइड यानी SO2 और दूसरा होता है SO3। ठीक है, ये दो चीज़ है। अब सबसे पहला हमको समझना है कि इसमें से सल्फ़र के एटम्स यानी वज़न कितना है और इसमें से ऑक्सीजन के एटम का वज़न कितना है। अब देखिए सल्फ़र, यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल में सल्फ़र कितना एटम्स ले रहा है, तो याद रखिए 1। तो एक सल्फ़र का कितना वज़न होता है 32 ग्राम्स। यहाँ मैंने ऑलरेडी लिख कर रखा हूँ, एक सल्फ़र का वज़न कितना होता है 32 ग्राम्स। तो आपको लिख देना है 32 ग्राम्स और यहाँ पर भी लिख देना है 32 ग्राम्स। ठीक है, अब एक ऑक्सीजन का वज़न कितना होता है यहाँ पर मैंने लिख रखा हूँ, डेट इज़ 16 ग्राम्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, लेकिन यहाँ तो 2 ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो याद रखिए 16 × 16 कितना होता है 32। ठीक है, अब यहाँ पर 3 ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो याद रखिए 16 × 3 करना पड़ेगा हम लोगों को, 16 × 3 करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना हो जाता है 6 3 18, ये बन जाता है 1 और ये हो जाता है 3 1 3 यानी कि 48। तो याद रखिए 48 ग्राम जो है यहाँ पर हम लोगों को ऑक्सीजन मिलेगा। अब अगर हम लोगों को लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लगाना है तो हमको ये देखना पड़ेगा कि आउट ऑफ 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स किसी भी एक एटम का वज़न सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स जो है उसमें से एक एटम सल्फ़र, डेट इज़ सल्फ़र, ये दोनों एग्जाम्पल में सल्फ़र का जो है वज़न सेम आ रहा है। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ 1.4.4 जिस टॉपिक का नाम है गे-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। सबसे पहले इस टॉपिक के हेडिंग को समझते हैं। गे-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम मतलब क्या, यानी कि गे-लुसेक इज़ अ नेम ऑफ अ साइंटिस्ट जिनका फ़ोटो यहाँ पर दिया हुआ है, ये है गे-लुसेक। ठीक है, लॉ बोले तो क्या मतलब के रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ गैसियस वॉल्यूम, यानी कि गैस के वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ इन्होंने लॉ पुट फोर्थ किए हैं जो हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस लॉ को पहला समझने से पहले 2 कंडीशंस आपको याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहला याद रखो, दिस इज़ एप्लीकेबल। फर्स्ट कंडीशन क्या है, दिस इज़ एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली फॉर गैसियस स्टेट ओनली, या ओनली फॉर गैसेस, नो सॉलिड नो लिक्विड, सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, दूसरा जो कंडीशन है वो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये लॉ उन गैसेस के लिए एप्लीकेबल है जो सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे रहते हैं, जो सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे रहते हैं। तो प्लीज़ आपको ये 2 कंडीशन याद रखनी होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें जो याद रखनी होगी वो हम लोग आगे देखेंगे। अब सबसे पहला इनके लॉ को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में बताया गया है कि इन ईयर 1808, ठीक है, गे-लुसेक इन्होंने ये लॉ पुट फोर्थ किया था सबके सामने, और इनका लॉ क्या कहता है पहला उसको अच्छे से समझते हैं। ब्लैक बोल्ड में जो लिखा है मैं वो पढ़ने जा रहा हूँ। व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन they do so in a simple ratio by volume provided all gases are at same temperature and pressure। तो इस स्टेटमेंट से हमको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब कभी भी गैसेस कंबाइन होती है या प्रोड्यूस होती है केमिकल रिएक्शन में, तो उस वक्त वो सिंपल रेशियो में होती है, वो सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम में होती है। प्लीज़ ये याद रखिए। ठीक है, अब शायद आपको ये स्टेटमेंट से इतना नहीं समझ रहा होगा जितना अच्छे से आपको एग्जाम्पल से समझेगा। अब यहाँ पर देखिए नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ, 2 एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल इस पेज पे है और अगले पेज पे दूसरा एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल देखिए हाइड्रोजन गैस का, जी ब्रैकेट में है मतलब कि ये गैस है। ठीक है,
तो क्योंकि ये गैस के लिए एप्लीकेबल है तो नेचुरली सारे जो एलिमेंट्स रहेंगे वो गैशियस फॉर्म में ही रहेंगे। अब यहाँ पर मैं मिलीलीटर के हिसाब से नहीं, वॉल्यूम के हिसाब से बात कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि उनके स्टेटमेंट में वॉल्यूम वर्ड यूज़ हुआ है। ठीक है, तो याद रखिए हाइड्रोजन गैस के 2 वॉल्यूम जब कंबाइन होते हैं विथ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन तो हमको एज अ रिजल्ट वाटर इन गैशियस स्टेट मिलता है 2 वॉल्यूम। अब वाटर इन गैशियस स्टेट मतलब क्या, यानी कि वाटर वेपर। याद रखो H2O जो होता है 3 स्टेट में ये फॉर्मूला यूज़ होता है। अगर वो लिक्विड है तो भी H2O यानी कि वाटर, अगर वो आइस है तो सॉलिड H2O लिखते हैं, यानी कि H2O लिखकर उसके बाजू में जैसा भी यहाँ G लिखा है वैसा वहाँ स्मॉल s लिख देते हैं। मतलब क्या, इट इज़ इन आइस यानी कि सॉलिड स्टेट। और जब वो गैशियस स्टेट में होता है तो ये ऐसा लिखते हैं जैसा यहाँ लिखा है W यानी वाटर और ब्रैकेट में G लिखा हुआ है। एनीवे तो मैं बता रहा था कि ये जो वाटर बना है इट इज़ अ वाटर वेपर, नॉट द लिक्विड वाटर। ठीक है, क्योंकि ये लिक्विड या सॉलिड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब आप देखो अगर इस पूरे इक्वेशन को, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को। वो क्या है कि हाइड्रोजन के अगर 2 वॉल्यूम्स इन्वॉल्व हुए 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, बीच में प्लस साइन है तो इसका मतलब टोटल वॉल्यूम 3 होना चाहिए था, मगर यहाँ पर तो 2 ही वॉल्यूम है। कन्फ्यूजन स्टार्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए आपके इधर पे भी बुक में यही दिया हुआ है, दिस इज़ अ रेशियो ऑफ द वॉल्यूम विच वॉज इन्वॉल्व्ड इन द अबव रिएक्शन 2:1:2। ये चीज़ें इसने बोला है, यानी कि 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, 1 रिप्रेजेंट्स 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड द लास्ट 2 रिप्रेजेंट्स फॉर 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब इससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, बस थोड़ी देर रुकिए, कन्फ्यूजन अभी दूर होने वाला है। इससे पहले हम लोग एक और रिएक्शन देखते हैं जो अगले पेज पे है। ये है वो अगला पेज और ये है वो रिएक्शन। यहाँ पर बोला गया है कि गैशियस नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम जब रिएक्ट होता है 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन के साथ, 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन के साथ, तो हमको मिलता है 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। अगेन द कन्फ्यूजन बिगिंस कि 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन प्लस 2 वॉल्यूम ऑफ यानी 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, तो 2 वॉल्यूम कैसा आया जबकि 4 आना चाहिए था। तो प्लीज़ एक बात याद रखिए। और देखिए यहाँ पर उससे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये रेशियो है विच इज़ बिन गिवन इन योर बुक, दैट इज़ 1:3:2। 1 is for nitrogen, 3 is for hydrogen and 2 is for ammonia। ठीक है, अब ये कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको कुछ बेसिक नॉलेज याद रखना चाहिए। 2 पॉइंट्स आपको याद रखना चाहिए। सबसे पहला, आपको केमिकल फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। अगर मैं आपको बोलूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो फटक से आपके दिमाग में आना चाहिए HCl। ठीक है, अब याद रखिए HCl है तो वो HCl ही रहेगा, H2Cl2 ऐसा नहीं हो सकता, फिर वो कोई अलग कंपाउंड बन गया, और ऐसा कोई कंपाउंड होता ही नहीं है। कभी भी याद रखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ ओनली नोन फॉर HCl। उसके आगे चाहे नंबर कितने भी हो, 2HCl, 4HCl, 8HCl, 10HCl, आगे नंबर कितना भी हो, मगर इन H और Cl के बीच में कुछ नहीं आ सकता है। ठीक है, तो वैसा ही H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है। ठीक है, H2O वाटर का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना चाहिए कि केमिकल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। दूसरा आपको ये याद रखना है कि हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। अगर ये 2 चीज़ आपको मालूम है तो याद रखिए गे-लुसेक लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम, जो वॉल्यूम कंबाइन कर रहे हैं और कुछ अलग वॉल्यूम आ रहा है, इसमें आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन विथ गिविंग यू सर्टन एग्जांपल्स। ठीक है, सबसे पहला जो 2 एग्जांपल्स आपके बुक में दिया हुआ है, मैं सबसे पहला उन्हीं को सॉल्व करके बताता हूँ ताकि आपको सबसे पहला वो कन्फ्यूजन दूर हो जाए। एज पर योर बुक, पहला जो एग्जाम्पल दिया था उसने बोला था कि हाइड्रोजन। ठीक है, अब याद रखिए आपको पता है कि हाइड्रोजन कभी भी H नहीं लिखा जाता, सिंगल में H, सिंगल में O, सिंगल में नाइट्रोजन, ये नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, हाँ आपने पीरियोडिक टेबल में देखे होंगे कि पीरियोडिक टेबल में उनको सिंगल लिखा है, लेकिन जब केमिकल रिएक्शन में उनको इन्वॉल्व करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल हाइड्रोजन या सिंगल ऑक्सीजन नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो याद रखिए ये H2 होगा कभी भी। ठीक है, इसके बाद ये है ऑक्सीजन। ठीक है, ये दोनों गैशियस स्टेट में है, यानी कि गैशियस
हाइड्रोजन एंड गैसियस ऑक्सीजन व्हेन इन्वॉल्व दे फॉर्म व्हाट H2O। अब यहाँ पर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर पता है कि वो ऐसा ही होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि आपको मॉलिक्यूलर फार्मूले का नॉलेज होना चाहिए। अब बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन की बात आती है, तो यहाँ पर देखिए वाटर कभी भी H2O ही होता है, लेकिन उस लिहाज से ऑक्सीजन तो एक ही है, यहाँ पर तो दो है, यानी कि ऑक्सीजन का मिस बैलेंस हो गया। तो आप यहाँ पर 2 नहीं लगा सकते, ऑक्सीजन के बाद 2 नहीं लगा सकते। अगर आपने इसको ऐसा लिख दिए H2O2, तो याद रखिए ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का, तो यहाँ पर ये वाटर नहीं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन जाएगा, विच इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो याद रखो, यानी कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन कम है, तो मैं एक काम करता हूँ, अब आप यहाँ 2 तो नहीं लिख सकते, मगर आपके पास ऑप्शन है कि आप आगे 2 लिख सकते हो। अगर आप आगे 2 लिखते हो तो देखो ये आगे वाला 2 इन दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 2 विल गेट मल्टीप्लाई विथ हाइड्रोजन एज वेल एज 2 विल गेट मल्टीप्लाई विथ ऑक्सीजन एज वेल, ठीक है। तो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, चलो ठीक है, तो ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हम लोगों ने हाइड्रोजन को बिगाड़ दिए, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है लेकिन यहाँ पर तो 2 है, तो 2 हाइड्रोजन कहाँ से लाए। तो अब देखिए ये जो आगे का 2 है, दिस 2 विल गेट मल्टीप्लाई विथ दिस 2, यानी ये नीचे वाले 2 से ये मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, यानी कि हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, हाइड्रोजन के 4 एटम्स है। इसके बाद ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये तो रिएक्टेंट साइड में हो गया। अब प्रोडक्ट साइड में देखिए, हाइड्रोजन 2 2 जा 4, यानी कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 है, और ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन जो है याद रखिए ये भी 2 होगा, तो यहाँ पर ये बैलेंस हुआ, ठीक है। इस वजह से अब देखिए, अब मैं आप लोगों को वॉल्यूम वाला जो है डाउट उसको सॉल्व करता हूँ। अब देखिए हम लोग वॉल्यूम वाला यहाँ पर सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने वो रिएक्शन को देखे होंगे जो मैंने अभी बताया, पहली बात यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर इस एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन कितना है इस रिएक्शन में, देखिए क्या रेशियो बताया है, 2:1:2। याद रखिए 2:1:2, यानी कि 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, और लास्ट वाला जो 2 है वो वाटर का 2 वॉल्यूम है। अब ये वॉल्यूम कैसा आया, तो मैं वापस से आपको वो बताता हूँ जो मैंने सॉल्व करके बताया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये 2 हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, तो ये हो गया 2, यहाँ पर कुछ नहीं है, आगे कुछ नहीं है, मतलब इट इज 1, तो यहाँ पर ये 1 हो गया। और बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर 2 लिखे थे, तो ये हो गया 2। अगर आप गौर करेंगे तो वॉल्यूम किस हिसाब से रिप्रेजेंट हो रहा है, वॉल्यूम बैलेंसिंग के हिसाब से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले और बैलेंस करना आता है तो याद रखिए आपको वॉल्यूम में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो याद रखिए कि जो आगे के नंबर्स होते हैं, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो या कुछ नहीं हो, तो उसको 1 कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो आगे के जो भी नंबर रहेंगे वो आपका वॉल्यूम रिप्रेजेंट करेंगे। अभी लेट अस अंडरस्टैंड द नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर ये दूसरा है, दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है। ये दूसरा एग्जाम्पल है, नाइट्रोजन 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, और हमको मिलता है 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। अब इसको समझने के लिए मैं आपको समझाता हूं वापस से। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी याद रखिए नाइट्रोजन जो होता है वो अकेला नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन हो गया, एंड क्या बोल रहा है ये कि हाइड्रोजन उसके साथ रिएक्ट हो रहा है। अगेन हाइड्रोजन कुड नॉट बी रिटन अलोन, तो N2H2 लिख दिए, और अमोनिया, अब अमोनिया हम लोग लिखेंगे NH3। अब देखिए यहाँ पर दोनों भी मिस बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2, मगर रिएक्टेंट में 2 है लेकिन प्रोडक्ट में कितने हैं, 3, तो बैलेंस नहीं हुआ। नाइट्रोजन रिएक्टेंट में है 2, प्रोडक्ट में कितना है, 1,
तो अगेन देयर इज नो बैलेंस। तो याद रखिए इसको बैलेंस करना जरूरी है। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एकदम इजी। सबसे पहला हम लोग यहाँ पर 2 डाल देंगे। वो 2 इसलिए डाल रहे ताकि नाइट्रोजन बैलेंस हो जाए, क्योंकि 2 विल गेट मल्टीप्लाई विथ नाइट्रोजन एज वेल एज हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो ये वाला नाइट्रोजन 2 हो गया तो बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में, सॉरी रिएक्टेंट साइड में सिर्फ 2 है, मगर प्रोडक्ट साइड में कितना है। तो याद रखो ये 2, दिस 2 विल गेट मल्टीप्लाई विद दिस 3, तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, तो ये 6 हो गया। तो हाइड्रोजन को अगर मुझे 6 बनाना है तो याद रखिए आई नीड टू अप्लाई 3 ओवर हियर। अगर मैं यहाँ पर 3 अप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6। ठीक है, तो अब देखिए हम गिनते हैं रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन कितने हैं एंड रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं। नाइट्रोजन कितने हैं, 2, और हाइड्रोजन कितने हैं, तो 3 2 जा कितना होता है, 6, तो हो गया 6। अब प्रोडक्ट साइड में आ जाओ, नाइट्रोजन कितने हैं और हाइड्रोजन कितने हैं, हमको वो देखना है। नाइट्रोजन कितने हैं, आगे का 2 नाइट्रोजन से भी मल्टीप्लाई होगा, हाइड्रोजन से भी, तो उस हिसाब से नाइट्रोजन हो गए 2, और हाइड्रोजन कितने हैं, तो यहाँ पर 2 है और हाइड्रोजन के नीचे जो है 3 लिखा हुआ है, तो क्या हो जाता है, 2 3 जा 6, तो हाइड्रोजन हो गए 6। अब देखिए दैट मीन्स द नाइट्रोजन on the nitrogen and hydrogen on the reactant side is been balanced by the nitrogen and hydrogen प्रेजेंट ऑन द प्रोडक्ट साइड। तो इसके लिए बैलेंस हो गया। अब बैलेंस करने के बाद हमको क्या पता चला कि यहाँ पर कुछ नहीं है, n के आगे मतलब है 1। इसके बाद यहाँ पर क्या है, आगे का नंबर देखना है, सिर्फ आगे का नंबर कितना है, 3। और इसके बाद अमोनिया में आगे का नंबर क्या है, 2। तो देखिए 1:3:2 और यही चीज आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है, यहाँ देखिए 1:3:2। तो कभी भी याद रखिए वॉल्यूम को जब आप बैलेंस कर, यानी कि वॉल्यूम के बारे में जब आप लिखते हो तो आपको एक चीज मालूम करना रहता है कि भाई इसका जो है मतलब के बैलेंसिंग कैसी होती है, और आगे के नंबर को ही वॉल्यूम में कंसीडर करना रहता है। तो ये आप बात याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए कैन यू टेल में इसने कुछ सवाल पूछा है। उसने बोला है कि इफ 10 वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन, ठीक है, ये पिंक कैन यू टेल वाला जो पिंक बॉक्स है, मैं इसको समझा रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। इफ 10 volumes of dihydrogen gas react with 5 volumes of dioxygen gas, how many volumes of water vapor would be produced? अब उसको देखने के लिए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला आपके इसमें क्वेश्चन दिया है कि 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाइहाइड्रोजन। देखिए डाइहाइड्रोजन मतलब क्या, इट इज नथिंग बट ये है डाई बोले तो 2, तो 2 हाइड्रोजन, ठीक है, 2 हाइड्रोजन, लेकिन कितना बोला है, 10 वॉल्यूम्स। तो वॉल्यूम कभी भी याद रखो आगे लिखेंगे, ठीक है, वॉल्यूम मतलब आगे का नंबर, ठीक है, वॉल्यूम मतलब आगे का नंबर। तो देखिए 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाइहाइड्रोजन, ठीक है, और बोल रहा है कि गैस रिएक्ट विथ 5 वॉल्यूम्स, 5 मतलब क्या, आगे का लिखेंगे, ठीक है, 5 वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो ये है ऑक्सीजन, लेकिन कौन सा ऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन, मतलब के 2, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाता है कि वो बोल रहा है कि कितने वॉल्यूम का वाटर वेपर बनेगा। तो वाटर वेपर का फॉर्मूला पहला क्या है, हम लोगों को वो मालूम होना चाहिए। तो देखिए H2O है, ठीक है। अब बैलेंसिंग देखते हैं, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने हैं और रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितने हैं। तो देखो यहाँ पर 2, ये 2 है और ये 10 है, 10 2 जा 20 हाइड्रोजन है, और 5 2 जा 10, यानी कि ऑक्सीजन कितना है, 10 है। तो हाइड्रोजन 20 है रिएक्टेंट साइड में और ऑक्सीजन 10 है रिएक्टेंट साइड में। अब प्रोडक्ट साइड में देखते हैं, अभी फिलहाल सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो पूरी तरह से ये मिस बैलेंस हो चुका है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एकदम सिंपल है, यहाँ पर मुझे 10 ऐड करना पड़ेगा। क्यों 10 ऐड करना पड़ेगा, अगर मैं 10 ऐड करता हूं तो ये 10 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो हाइड्रोजन बन जाएगा 10 2 जा 20, और ये 10 ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा
10, अब यहाँ कुछ नहीं है तो समझ लो वो यहाँ 1 है, तो 10 1 जा 10, तो ये हो जाएगा 10। तो देखिए हाइड्रोजन 20, ऑक्सीजन 20, प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में देख लीजिए तो यहाँ पर भी वही है, हाइड्रोजन 20 और ऑक्सीजन 10। तो इस तरीके से हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं, और इसका हम लोग जो रिएक्शन लिख सकते हैं वो इस तरीके से लिख सकते हैं जो यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो विद दिस आई हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक।